हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ये भाग 3 के तहत भारतीय संविधान में लाया गया है। पहले तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इससे किस प्रकार के प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उसको भी देखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम मौलिक अधिकार, जिसे मूल अधिकार के भी नाम से भारतीय संविधान में जाना जाता है, और इसको हम भाग 3 के तहत यानी भाग 3 के तहत रखते हैं। इसमें जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक विभिन्न प्रावधान अनुच्छेद में किया गया है अलग अलग। इसको भी हम जानेंगे। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, इसको भी हम जानेंगे। मूल रूप से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार की चर्चा है। हम एक एक कर किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है इसके बारे में हम जानेंगे। अनुच्छेद 12, आइए इसमें जानते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है राज्य की परिभाषा इसमें दिया गया है। क्या किया गया है? राज्य की परिभाषा। देखिए, भारतीय संविधान में जितने अनुच्छेद हैं उसमें राज्य से संबोधित किया गया है। यहाँ सभी अनुच्छेद में यह कहा गया है, राज्य को यह कहा गया है, राज्य ने इस कानून के तहत इसमें इसको काम करना है, राज्य शब्द का उपयोग किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है और कहा गया है कि इसके तहत संसद, विधान सभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, नगर निगम, पंचायत, संवैधानिक पद, गैर संवैधानिक पद, कंपनी, सरकारी या प्राइवेट, जैसे LIC, ONGC, इसके बारे में कहा गया है कि किस प्रकार संसद का कार्य होगा, किस प्रकार विधानसभा का कार्य होगा, किस प्रकार राष्ट्रपति का कार्य होगा, किस प्रकार राज्यपाल कार्य करेंगे, किस प्रकार गैर संवैधानिक पद अगर कोई है उस पर नियुक्त हुआ है उसका क्या कार्य होगा, किस प्रकार प्राइवेट कंपनी है या सरकारी कंपनी है उसके क्या काम होंगे। इस सब के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। मूल रूप से इसमें यही कहा गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए उसको जानते हैं। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
पहले इसको हम जान लेते हैं, फिर अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 इस सब के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार में कहा गया है कि किसी को भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से एक जैसा अधिकार मिलेगा। लिंग, जाति, धर्म, वंश, क्षेत्र के आधार पर उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक अनुच्छेद में उसके बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है। तो हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा कि राज्य की परिभाषा इसमें दिया गया है, इसमें सभी को शामिल किया गया है। एक तरफ जहां संसद, विधानसभा, विधान परिषद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्य, नगर पालिका के कार्य, पंचायत के कार्य, गैर संवैधानिक पद, संवैधानिक पद के कार्य, प्राइवेट कंपनी के कार्य, सरकारी पद कंपनी के कार्य, सार्वजनिक कंपनी के काम, इसके बारे में इसमें डिटेल से चर्चा किया गया है। अब अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार में कमी नहीं की जा सकती। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार में कमी नहीं किया जा सकता, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है उसमें कमी नहीं किया जा सकता। कौन कौन कानून बनाकर कमी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें यह भी बताया गया है कि संसद या विधान सभा मूल अधिकार में कमी नहीं कर सकती। इसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश लाकर मूल अधिकार में कमी नहीं कर सकता। मुख्य रूप से कहा गया है कि संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा कोई ऐसा कानून न बना दे जिसके कारण किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो आप उसके लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट। यानी आप जो है अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और चाहिए तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन संसद या विधानसभा या या अध्यादेश राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया और उससे होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इस अनुच्छेद में इसके बारे में विस्तृत रूप से कहा गया है। आइए अब हम मौलिक अधिकार 14 से लेकर 32 तक के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार की बात की गई थी। मूल संविधान का अर्थ है कि जब संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान को लिखा गया तो उस समय 7 मौलिक अधिकार की बात की गई थी। अब जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं
संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसको हटा दिया गया है और उसको अनुच्छेद 300 ए में 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा कर दिया गया है। आइए हम एक एक कर जानते हैं। मौलिक अधिकार, देखिए मूल संविधान में सेवन मौलिक अधिकार थे, ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, कहां से कहां तक किस अनुच्छेद में है, आइए उसको भी जानते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। इसको अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता यानी समानता का अधिकार रखा गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसको जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक में रखा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अनुच्छेद 23 से 24 तक में रखा गया है, यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण का अधिकार से संबंधित रखा गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको जो है 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। अब है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसको रखा गया है 29 से 30 अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार रखा गया है। छठा जो है संपत्ति का अधिकार। इसको रखा गया था अनुच्छेद 31 में, लेकिन इसको हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, उसके द्वारा इसको हटा दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है, ठीक है। 9वां संविधान संशोधन किया गया है, 300 ए अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार रखा गया है, इसको हटा दिया गया है, यानी अब ये समाप्त कर दिया गया है। 7वां जो था वो था मूल अधिकार के
खनन पर कोर्ट जाने का अधिकार। इसको हमने थोड़ा विस्तार से लिख दिया है। अनुच्छेद 32 में इसके बारे में चर्चा की। यदि आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 13 जो है इसको जो है शक्तिशाली बनाता है, जो हम आप पहले ही 12 और 13 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यानी अब आपके पास वर्तमान में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, छठा हटा दिया गया है और सातवां जो है वो है। यानी अब आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए अब किस अनुच्छेद में किस मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और सातवां जो है संवैधानिक उपचार, जिसको हम मूल अधिकार के हनन पर कोर्ट जाने का अधिकार भी लिखे हैं। यानी अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 भी है। आइए हम एक एक करके इस सारे अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। अब हम अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अधिकार। यहां विधि के तहत समता के अधिकार का अर्थ है कि भारत का जो भी नागरिक है जो भारत में रहता है उसको कानून के समान, कानून के समक्ष समानता का अधिकार रहेगा। उससे जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी हम उसके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है इसमें। अपवाद क्या है? अपवाद का अर्थ होता है कि हमने ये कहा कि इनके साथ कानून के समक्ष भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन अपवाद में है कि कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, राज्यपाल के रूप में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो, तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान, यानी अगर राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है या राज्यपाल के पद पर है, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई न तो सर्वोच्च न्यायालय में न उच्च न्यायालय में शुरू की जाती सकती है जब तक कि वह अपने कार्यकाल में है। यानी 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। अगर इस दौरान इन पर कोई भी कार्रवाई कानूनी नहीं की जा सकती है, इनके द्वारा अगर कोई ऐसा अध्यादेश भी लाया जाता है
तो उसके विरुद्ध जो है आप उनके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। यानी उनके समय में जो कानून पारित हुआ है उसके विरोध में आप कोर्ट उनके खिलाफ नहीं जा सकते। यानी विशेष रूप से राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार दिया गया है, यह एक अपवाद है। आइए अनुच्छेद 15 में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। अब किसी के साथ भेदभाव से स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जोड़ा गया है कि न तो जन्म के आधार पे, न जाति के आधार पे, न लिंग के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न क्षेत्र के आधार पे, न निवास स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान हो वहां पर इनके साथ भेदभाव न तो जन्म के आधार पे कोई व्यक्ति कर सकता है किसी के साथ, न जाति के आधार पे कर सकता है, न लिंग यानी न तो पुरुष और महिला के आधार पे भेदभाव कर सकता है, न धर्म के आधार पे कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे सार्वजनिक स्थान पर, यानी अगर सार्वजनिक कुआं हो, तालाब हो, सड़क हो, इसके अलावा कोई भी हो जो सार्वजनिक हो, वहां पे न लिंग के आधार पे, न जन्म के आधार पे, न निवास के स्थान पे, न धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इसमें जोड़े गए हैं और कुछ अधिकार भी दिए गए। अपवाद क्या है कि इसमें कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है। महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। जैसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष। आपको पता होगा कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आगे हम अनुच्छेद 21 क में पढ़ेंगे। उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार जो है निःशुल्क यानी मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था किया जा सकता है। और महिलाओं के लिए आरक्षण, अगर पुरुष के समान उनका अगर किसी भी पद में समान नहीं है, मतलब कहने का अर्थ है कि संख्या अधिक नहीं है, तो वहाँ पे आरक्षण का व्यवस्था महिलाओं के लिए किया जा सकता है। और हर जगह एग्जाम में भी आप देखेंगे, हर एग्जाम में 35% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। आगे इस पर अनुच्छेद 16 में खुलकर कहा गया है। इसके अलावा ST SC के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने पर विशेष प्रावधान इनके साथ भी किया जा सकता है। इनको जैसे उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था किया जा सकता है।
जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, इस सब में किया जा सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 में, जब सरकार के तहत जो नियोजित किया जाता है वहाँ पे भी इनके लिए प्रावधान किया गया है, इसमें ये चर्चा किया गया है। अब हम अनुच्छेद 16 को देखेंगे। अनुच्छेद 16 राज्य द्वारा नियोजन में भेदभाव नहीं। यहाँ नियोजन का अर्थ है सरकारी पद, ठीक है। कोई भी सरकारी पद होगा वहां पे आप जन्म, लिंग, वंश, धर्म, जाति, निवास क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कि सार्वजनिक पद जो होता है उसमें सरकार नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकता है। अब तो प्राइवेट क्षेत्र में भी यह कहा गया है कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद के तहत इसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए नियोजन में विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान का अर्थ है आरक्षण। 35% आप देखे हैं कि हर जगह ये जो है कोई भी सरकारी पद हो 35% दिया गया है। हाल में 50% तक भी इनको दिया गया है महिलाओं को। पुरुष और महिलाओं में समानता लाने के लिए किसी भी जगह जितनी पुरुष की संख्या उतना महिलाओं का भी संख्या हो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में, तो उनको भी अब आरक्षण दिया जा रहा है। इसी के तहत बिहार में नीतीश कुमार ने पंचायत और नगर निगम का जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है। और बिहार में जो शिक्षक का जो बहाली हुआ उसमें भी महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा एसटी एससी को शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण आरक्षण। आपको पता है कि मूल संविधान में आरक्षण की कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन एससी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का स्थिति सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा देखने के कारण सरकार द्वारा 10 साल के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया था आज़ादी के बाद। लेकिन उनकी स्थिति में पूर्णतः सुधार न होने के कारण 10-10 साल के बाद जो है ये बढ़ाया जाता रहा। कुछ इतिहासकारों और कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा यह कहा जाता है कि केवल वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि समाज में इनकी स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है, न सामाजिक दृष्टि से न शैक्षणिक दृष्टि से।
तो अभी भी सरकार के द्वारा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आरक्षण जो है बढ़ाया जा रहा है। अब जो है वर्तमान में 2021 में फिर आगे इनका बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है ओबीसी को आरक्षण, ठीक है, 27%, यानी पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग इनको माना गया कि जो इससे थोड़ा सा अधिक सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से सुदृढ़ है, फिर भी इनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो इनको भी 27% का आरक्षण मंडल कमीशन के अनुशंसा पे बीपी सिंह सरकार के द्वारा, जो प्रधानमंत्री रहे उनके द्वारा 1991 में दिया गया था। लेकिन इसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा, क्रीमी लेयर की अवधारणा जोड़ा गया और कहा गया कि हम इनको आरक्षण तो देंगे, लेकिन जिनका आय माता पिता का 10.5 लाख से ऊपर नहीं होगा, 10.5 लाख से नीचे नहीं होगा, उनको तो हम आरक्षण देंगे, लेकिन 10.5 लाख से जिनका ऊपर आय है, जिन माता पिता का, उनको हम आरक्षण नहीं देंगे। यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, ग्रुप ए, ग्रुप बी के जितने भी अधिकारी हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब के जितने भी हैं सदस्य, ग्रुप ए और ग्रुप बी के जितने भी सदस्य हैं, इनका सालाना आय 10.5 लाख से ऊपर होता है, तो इनको इस ओबीसी का जो 27% आरक्षण है वह इनको नहीं दिया जाएगा। इनको जो है समान वर्ग में ही रखा जाएगा। वर्तमान में चौथा आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ये दिया गया है स्वर्ण को। स्वर्ण कहते हैं जो उच्च जाति है, उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के आधार पर। इसमें भी प्रावधान किया गया कि इनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि न हो, पहला। दूसरा, 100 गज से अधिक नगरीय क्षेत्र में निवास स्थान यानी फ्लैट न हो। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इनका वार्षिक जो आय है वह 6 लाख से अधिक न हो। वर्तमान में इसे 8.5 लाख से ऊपर कर दिया गया है। राज्य में 6 लाख है, केंद्र में 8.5 लाख है। इससे अधिक होगा तो इनको ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा का जो इनको अधिकार मिला है आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का 10% का, उसमें ये नहीं आएंगे, ये सामान्य श्रेणी में आएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में या कहीं भी उनको समान श्रेणी में ही आना होगा। दोस्तों, आगे हम अनुच्छेद 17, 18 और बाकी जो बचे अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लास्ट में यही कहेंगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद। अनुच्छेद 16 में कुछ अपवाद भी है। हमने कहा है कि लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में हमने कहा था कि लोक नियोजन में भेदभाव
नहीं। मैंने इसमें कहा कि इसमें कहा गया कि लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा, लेकिन महिलाओं को अधिकार दिया गया आरक्षण का, SC ST को भी आरक्षण का अधिकार दिया गया, OBC यानी पिछड़े वर्ग को भी अधिकार दिया गया 27%, EWS यानी सवर्णों को भी 10% का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें अपवाद के रूप में रखा गया कि जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद हैं वहाँ आरक्षण नहीं। इसको देश हित में देखते हुए ऐसा कहा गया कि वैज्ञानिक जो भी पद है, यानी इसरो हुआ, भाभा हुआ, ये सब में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, और तकनीकी पद होगा वहाँ योग्यता के आधार पर ही लिया जाएगा, वहाँ पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 16 में भी अपवाद हैं। अब जो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता का अंत राज्य तथा निजी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, राज्य तथा निजी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत है कि किसी के साथ लिंग, जन्म, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राचीन समय में शूद्रों के साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता था। तो उस तरह का व्यवहार वर्तमान समय में न हो, उच्च वर्ण के द्वारा निम्न वर्ण के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए अनुच्छेद 17 लाया गया, और इसमें कहा गया कि अगर कोई इस तरह करता है तो उसको सजा दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी अपवाद रखा गया कि अगर किसी का निजी मंदिर, कुआं, तालाब, घर ये सब हो, तो इस आधार पे आप नहीं कह सकते कि वो अपने मंदिर में हमको नहीं जाने दे रहा है, वो अपने घर में हमको नहीं जाने दे रहा है, वो अपने तालाब में हमको कपड़ा खींचने नहीं दे रहा है, वो अपने कुआं से हमको पानी नहीं निकालने दे रहा है। ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति का वह निजी क्षेत्र होता है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह बात कहा है कि आप अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत के आधार पे आप निजी क्षेत्र का जो उनका क्षेत्र है उसमें आप नहीं, मान लीजिए किसी के घर में अपना मंदिर है, अपना तालाब है, अपना कुआं है, अपना घर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमको जो है वहाँ नहीं जाने दे रहा है। कोई SC या ST व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमको वहाँ नहीं जाने दे रहा है, वह उसका अपना क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत राज्य द्वारा शिक्षा एवं सैनिक उपाधि, सैनिक का अर्थ हुआ यहां सेना, केवल दे सकता है। कहने का अर्थ है कि यहां कहा गया है कि राज्य द्वारा
शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि के सिवाय कोई भी उपाधि नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे शिक्षा में आपको पता है कई तरह की उपाधि दिया जाता है, सैनिक उपाधि भी कई तरह का दिया जाता है, जैसे वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब दिया जाता है। अशोक चक्र, परम वीर चक्र, ठीक है। इसमें आप देखते हैं पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री आदि दिया जाता है। तो इसको राज्य दे सकता है। ये अलग है कि जनता दल की सरकार जब मोरारजी देसाई का आया था तो इसको बंद करने का कोशिश किया गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब फिर इंदिरा गांधी के समय आए थे तो इसको चालू कर दिया गया था। लेकिन यहाँ एक और प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई विदेशी किसी भारतीय को उपाधि दे रहा हो तो वैसे कंडीशन में जब तक उसको राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तब तक वह किसी भी विदेशी से उपाधि नहीं ले सकता। यहाँ रोकने का अर्थ ये है कि मान लीजिए हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है और वह चाहता है कि भारत के किसी व्यक्ति को हम उपाधि द्वारा उसको अपने में मिला ले, यानी हम उसको जो चाहे उससे करवाएं और उसके लिए प्रलोभन देकर उसको उपाधि दे दे, तो वैसे स्थिति में वह भारत में गलत काम कर सकता है, भारत का ही व्यक्ति। तो इस तरह को रोकने के लिए सरकार द्वारा कहा गया कि विदेशी द्वारा दिए जाने वाले उपाधि को राष्ट्रपति के अनुमति के बाद लेना। राष्ट्रपति अगर आपको अनुमति देते हैं तो जाइए आप किसी भी देश से उपाधि ले लीजिए। जो देश आपको दे रहा है, चाहे वह ब्रिटेन का हो, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, कोई भी देश अगर आपको दे रहा है, अगर राष्ट्रपति आपको अनुमति दे देता है तो आप ले सकते हैं। लेकिन हमारा देश का उस देश के साथ लड़ाई चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, और कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह देश जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है अगर वह उपाधि देना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति रोक देगा, क्योंकि उसको माना जाएगा कि यह राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, इसलिए वह उपाधि राष्ट्रपति कभी मंजूर नहीं करेगा। ऐसे किसी को भी उपाधि दिया जाता है तो राष्ट्रपति मंजूरी कर देता है। आप देखेंगे बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, आपके बहुत सारे सांसद हैं, मंत्री हैं, इनको उपाधि विदेशों द्वारा दिया गया है और ये ग्रहण किए हैं। तो इसमें ये कंडीशन जो है लगाया गया है। अब आइए अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब है अनुच्छेद 19। इसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार की बात की गई है। 7 मूल अधिकार की चर्चा है। पहला है वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता। कहा गया है किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन राष्ट्र विरोधी बात बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी आप ऐसी बातों को नहीं बोलेंगे जो राष्ट्र के विरोध में हो, अपने देश के विरोध में है, तब आपका ये मूल अधिकार छीना जा सकता है संसद द्वारा कानून बनाकर। ठीक है, यह भी इसमें कहा गया है। दूसरा है
संघ बनाने का अधिकार। यानी आप संघ बना सकते हैं, लेकिन वह राष्ट्र विरोधी संघ न हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधि वो न हो उसमें, तो आप संघ बना सकते हैं। अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधि होगा और संघ बनेगा तो सरकार उस पर संसद द्वारा कानून बनाकर उसको रोक सकता है। तीसरा है कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, यानी सम्मेलन करने का अधिकार। सम्मेलन करने का अधिकार से है कि आप जो है एक या एक से अधिक कोई सार्वजनिक स्थान पे जाकर चर्चा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सार्वजनिक जगह पर, किसी निजी जगह पे नहीं। ऐसा नहीं कि किसी के घर में चले जाइए ज़बरदस्ती, किसी का अपना क्षेत्र है, खेत खलिहान है, वहाँ चले जाइए ज़बरदस्ती ये सम्मेलन करने लगिए, तो उसको रोका जा सकता है। आप सार्वजनिक जगह मतलब सरकार का जो क्षेत्र है, सड़क हुआ, सरकार का जो बाग बगीचा होता है, सरकार का जो फील्ड होता है, वहाँ पे आप जाके सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिए आप सम्मेलन कर रहे हैं तो धारा 144 का उपयोग किया जा सकता है। कौन सा धारा? धारा 144। इसके तहत 5 व्यक्ति से अधिक कोई उस संवेदनशील इलाके में खड़ा नहीं हो सकता है। अगर वैसा होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। चौथा है आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता का अर्थ है कि भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र में कहीं भी आप आ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित न हो। जैसे आप मान लीजिए बिहार से जाते हैं जम्मू कश्मीर या राजस्थान जाते हैं और वहाँ राष्ट्र विरोधी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो फिर उसको रोका जा सकता है। अब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वाक स्वतंत्रता हो गया, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गया, सम्मेलन हो गया, आने जाने का हो गया। अब है निवास का अधिकार भारत के किसी भी क्षेत्र में। यानी आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी संघ शासित क्षेत्र में जाकर आप वहां बस सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए बिहार यूपी का कोई व्यक्ति हो, अगर वो चाहे हम दिल्ली में जाके बस जाएं, तमिलनाडु में बस जाएं, जम्मू कश्मीर में बस जाएं, तो अब बस सकता है। पहले जम्मू कश्मीर में 370 धारा के तहत अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, कोई दूसरे राज्य का। अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आप वहाँ पे बस सकते हैं, यानी जमीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वहाँ जाकर रह सकते हैं। पहले नहीं था, लेकिन हाल में 370 को हटा दिया गया, 35A को हटा दिया, तो अब जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको भी छीन लिया गया है, समाप्त कर दिया गया। छीन लिया नहीं कहिए, समाप्त कर दिया गया। अब भारत का किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र का व्यक्ति अब जम्मू कश्मीर में जाके बस सकता है, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान का। छठा कहता है व्यापार वाणिज्य कहीं भी जाकर भारत में करने का अधिकार। यानी आप व्यापार वाणिज्य किसी भी राज्य के हैं, किसी भी दूसरे राज्य में जाके कर सकते हैं, अपना उद्योग लगा सकते हैं, अपना कल कारखाना लगा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में वहाँ व्यापार कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 के तहत
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये दिया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, सातवां भी इसमें था, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। उस समय जनता दल की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके समय में ही संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यानी अब आपके पास 6 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 19 में कहा गया है, और इसमें जो है वाक्य या अभिव्यक्ति के तहत जो है प्रेस, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध ऑक्सीजन, ये सब का आपको अधिकार है। सोने के लिए भी अगर आपको रात में डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10 बजे के बाद कोई बैंड बाजा बजा रहा हो, तो इसी के तहत रोका जा सकता है। तो ये सब इसी के तहत आता है। चलिए अब अनुच्छेद 20 और 21 को भी हम देखते हैं।